बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, आज के इस खुसूसी प्रोग्राम में मियाँ मोहम्मद अशफाक आपको सलाम अर्ज़ करता है। नाज़रीन, NRO केस की वजह से हुकूमत और अदलिया के दरमियान तसादुम के ख़दशात नज़र आ रहे हैं। क्या इन तमाम बहरानों की ज़िम्मेदारी हुकूमत पर आयद होती है या अदलिया भी बराबर की शरीक है? और क्या आने वाले दिनों में इस्टेब्लिशमेंट अदलिया के ज़रिए हुकूमत को हटाना चाहती है? और अगर कोई ऐसा इक़दाम किया गया तो अपोजिशन जमातें किसके साथ होंगी, हुकूमत के या अदलिया के? इन तमाम मौज़ूआत पर गुफ्तगू करने के लिए हमारे साथ तशरीफ़ रखते हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मरकज़ी रहनुमा रिटायर्ड जस्टिस वजीउद्दीन अहमद। इनसे जानने की कोशिश करते हैं कि इस तमाम सूरत हाल में आइनी पोजीशन क्या है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मौक़िफ़ क्या है। जैसे सब वज़ीर आज़म सुप्रीम कोर्ट में पेश हुए, बहुत से लोग उनके इस इक़दाम को सराह भी रहे हैं कि एक मुल्क का वज़ीर आज़म अदलिया के सामने जो है वो पेश हो रहा है। क्या वज़ीर आज़म के अदालत में पेश होने के बाद ये जो बहरान की कैफियत थी ये टल गई? सबसे पहली बात तो ये है कि वज़ीर आज़म का अदालत में पेश होना कोई ऐसा बड़ा मार्का नहीं है, बल्कि अफसोसनाक बात है कि उनको कंटेम्प्ट नोटिस इशू हुआ और वो मजबूर हुए कि वो अदालत में जाएं। और जहाँ तक के बहरान के टल जाने का ताल्लुक़ है तो वो तो इस बात के ऊपर डिपेंड करता है कि अदालत के अहकामात पर अमल दरामद होता है या नहीं होता। प्राइम मिनिस्टर साहब ने बाद में ये कहा है कि वो अदालत के फ़ैसले के ऊपर अमल दरामद करेंगे। यकीनन करना चाहिए, उनकी ज़िम्मेदारी है। अगर अदालत के अहकामात के ऊपर जैसे कहा जा रहा है कि अमल नहीं होता, तो जैसे साहब आप नहीं समझते कि अगर सुप्रीम कोर्ट वज़ीर आज़म के ऊपर तौहीन अदालत लागू कर देती है तो कैसे क्या हुकूमत जाएगी या सिर्फ वज़ीर आज़म तब्दील होगा? अगर ऐसा होता है तो सिर्फ उसके नतीजे में वज़ीर आज़म अपनी असम्बली की सीट से फारिग होंगे और उसके नतीजे में वज़रात अज़मा जो है वो उनके हाथ से निकल जाएगी। जैसे साहब, क्या सुप्रीम कोर्ट इसको फारिग करेगी या सुप्रीम कोर्ट जो इलेक्शन कमीशन की तरफ भी इसको भेज सकती है? जो अल्फाज हैं आर्टिकल 63(1) के, वो तो कोर्ट की डिक्लेरेशन के मुतालिक बात कर रहे हैं। तो मैं समझता हूँ कि कोर्ट का फ़ैसला बज़ाते खुद काफ़ी है, लेकिन अगर कोर्ट चाहे तो इलेक्शन कमिश्नर को भी फ़ैसले की कॉपी भेज सकती है कि उसकी बुनियाद के ऊपर वज़ीर आज़म को, जहाँ तक कि उनकी सीट का ताल्लुक़ है असम्बली में, उनको डी नोटिफाई किया जाए। जैसे साहब वज़ीर दाखिला रहमान मलिक साहब के ख़िलाफ़ अदालती फ़ैसला आता है, सदर उस सज़ा को जो है वो माफ़ कर देते हैं, यहाँ पे आइनी पोजीशन क्या होगी? देखिए, सदर के सज़ा माफ़ करने से कुछ भी नहीं होता है, क्योंकि जो डिस्क्वालिफ़िकेशन उन्होंने इनकर की है उस सज़ा की बुनियाद के ऊपर, तो वो तो अपनी जगह रहती है। लेकिन उन्होंने उसमें किया ये है कि अपील कर दी है सुप्रीम कोर्ट में, और वो अपील जो है वो ज़ेरे इल्तवा है। मैं समझता हूँ सुप्रीम कोर्ट को उस केस का फ़ैसला करना चाहिए, और अगर वो लाहौर हाई कोर्ट के ऑर्डर को मेंटेन करते हैं तो बेशक इनके सज़ा माफ़ हो गई हो, लेकिन जुर्म तो माफ़ नहीं हुआ, तो वो अपनी जगह से महरूम हो जाएंगे। और मज़ीद आप क्या फरमा रहे थे? मैं ये कह रहा हूँ कि अगर सदर उनकी सज़ा को माफ़ कर देता है तो क्या वज़ीर आज़म तब भी तब्दील होगा? या बिल्कुल जैसे मैंने अर्ज़ किया कि जो आर्टिकल 45 के तहत सदर को पावर है वो पार्डन करने की है, रिप्रीव करने की है, सेंटेंस को ख़त्म करने की है, लेकिन वो सिर्फ सेंटेंस की हद तक है वो पावर, पनिशमेंट की हद तक है वो पावर। जहाँ तक कि वो जो कन्विक्शन की नतीजे के अंदर जो ब्लॉट पड़ जाता है, जो दाग आ जाता है, वो आर्टिकल 45 में अगर पार्डन हो जाता है तो वो साफ़ नहीं होता। नतीजे के तौर के ऊपर डिस्क्वालिफ़िकेशन अगर कोई इनकर होती है वो अपनी जगह मौजूद रहती है। जैसे साहब, जब इस तारीख से पहले सुप्रीम कोर्ट ने जब ये 6 निकाती जो है वो फ़ैसला मंजर पे आया, उस वक्त पहले तो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ये कहा गया कि इसको फुल कोर्ट सुनेगा। उसके बाद इसको 7 जो सुप्रीम कोर्ट के जजेज़ हैं उनके ऊपर इस पर फैसले को डाला गया। फिर बाद में जब एहतजाज एहसन आए तो फिर मज़ीद 15 दिन का टाइम दे दिया गया। तो क्या ये एहतजाज एहसन की जो ज़ात है वो इस फैसले पे असरअंदाज हो सकती है? नहीं, ऐसा नहीं है। सुप्रीम कोर्ट में ये कभी नहीं कहा गया, 5 जजों ने ये कभी नहीं कहा कि पूरे कोर्ट सुनेगा मामले को। उन्होंने सिर्फ ये कहा कि लार्जर बेंच सुनेगी,
तो वो 5 जजों की बजाय वो मामला जो है वो 7 जजों के पास पेश है। और जहाँ तक कि एतजाज़ एहसन के पेश होने का ताल्लुक़ है तो वो तो 1 महीने का टाइम मांग रहे थे, अदालत ने उनको तकरीबन 11-12 रोज़ दिए हैं। बहुत ज़्यादा बहस हो चुकी है सदर के इस्तिस्ना के हवाले से, अब बात सिमट के ख़त के ऊपर आ गई है। क्या ख़त पर भी सदर को इस्तिस्ना हासिल है या ख़त हर हाल में लिखना पड़ेगा? और अगर हुकूमत फिर अपनी पुरानी रविश को जारी रखती है और ख़त नहीं लिखती तो फिर अदालती हुक्म क्या होगा? देखें, बात वही है कि असल में तो मामला ख़त लिखने का ही है और उस सिलसिले में सदर को कोई इस्तिस्ना हासिल नहीं है, क्योंकि उसके नतीजे में कुछ भी नहीं हो रहा। सिर्फ ये हो रहा है कि जो मलिक क़य्यूम ने अप्रैल सन 2008 में ख़त लिखा था उसको वापस लेने का मसला है। तो वो तो मैं समझता हूँ कि आर्टिकल 248 के इस्तिस्ना में मामला नहीं आता है। और अगर तो सुप्रीम कोर्ट को मजबूर किया जाए कि वो आर्टिकल 248 की इंटरप्रिटेशन दें तो उसके नतीजे में वो ये कहें कि जी ख़त तो आपको लिखना ही है, तो ख़त तो फिर लिखना पड़ेगा। जैसे सब सुप्रीम कोर्ट की जानिब से अटॉर्नी जनरल को ये हुक्म दिया गया कि हुकूमत इस बात को वाज़ह करे, इस बात की यकीन दहानी कराए कि वो आर्मी चीफ़ और ISI चीफ़ को जो है वो तब्दील नहीं करेंगे। तो क्या एक लोग कहते हैं कि ये इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से ये हुक्म आया है ताकि हुकूमत को उसके एक आइनी हक से जो है इस इक़दाम से रोका जा रहा है? नहीं, ऐसा नहीं है, बल्कि एक पिटीशन फाइल हुई है और उस पिटीशन के ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने हुकूमत को नोटिस दिए। उसके नतीजे में अटॉर्नी जनरल पाकिस्तान के पेश हुए और उनसे उन्होंने पूछा कि आपका इस सिलसिले में क्या मौक़िफ़ है। तो उन्होंने कहा कि ऐसी कोई बात ही नहीं है, हम तो कोई चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ को या DG ISI को हम तो कोई फारिग नहीं करना चाहते हैं। तो उन्होंने कहा कि कई मरतबा ऐसा होता है कि आप लोग कुछ बात करते हैं फिर हुकूमत का मौक़िफ़ कुछ और हो जाता है, तो जो भी आपकी पोजीशन है आप लिख करके जमा कीजिए। तो इसमें तो मैं समझता हूँ बिल्कुल जायज़ और नॉर्मल आइनी और कानूनी बात है। मेमू इशू पे अब थोड़ी सी बात मैं करना चाहूँगा कि अगर मेमू केस पे जिस तरह मंसूर एजाज़ के ऊपर सारी मीडिया की पूरी दुनिया की नज़रें हैं, अगर मंसूर एजाज़ पाकिस्तान नहीं आता तो क्या उसके ना आने की वजह से ये केस फारग हो जाएगा? नहीं, बिल्कुल नहीं, क्योंकि इस केस में बहुत सारे शवाहिद हैं और सबसे ज़्यादा तो फोरेंसिक एविडेंस है। यकीनन अगर वो मंसूर एजाज़ आते हैं तो मज़ीद वज़ाहतें मिलेंगी, अदालत को फ़ैसला करने में आसानी होगी, कमीशन को अपना काम मुकम्मल करने में आसानी होगी। लेकिन अगर वो नहीं भी आते हैं तो मामला जो है वो तो जिस तरफ जाना है उसने जाना है। सेनेट के इलेक्शन के हवाले से बहुत सी बात हो रही है, बहुत सी जो अपोजिशन जमातें हैं वो सेनेट के इलेक्शन नहीं चाहते। तहरीक इंसाफ का क्या मौक़िफ़ है? और अगर सेनेट के इलेक्शन होते हैं, उन इलेक्शन में पीपल्स पार्टी की अक्सरियत सेनेट में हो जाती है और कल अगर तहरीक इंसाफ इक़्तिदार में आती है तो क्या वो तहरीक इंसाफ अपने जो एजेंडे पे अमल कर सकेगी? बिल्कुल कर सकेगी। देखें, जहाँ तक कि इलेक्शंस का ताल्लुक़ है वो तो एक नॉर्मल उसका प्रोसीजर है, लेकिन हमारा तो हमेशा से स्टैंड यही है कि ये असम्बलियाँ जो हैं ये सफिशेंट मैंडेट के साथ नहीं आई हैं और किसी भी स्टेज के ऊपर बाद में भी ये जो सेनेट का इलेक्शन हो रहा है इसको चैलेंज किया जा सकता है। तहरीक इंसाफ के मरकज़ी रहनुमाओं में से आपका शुमार होता है। जब प्रेसिडेंट मुशर्रफ ने जो है मार्शल लॉ नाफिज किया उस वक्त आपने उनके मार्शल लॉ को तस्लीम ना किया, LFO के तहत आपने जो है वो हलफ ना उठाया और रिज़ाइन कर दिया। तो आज आप तहरीक इंसाफ में शामिल हैं और बहुत से ऐसे लोग तहरीक इंसाफ में आज शामिल हैं जो उस वक्त मुशर्रफ के साथी थे, तो इस पर क्या कहना? उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। उसकी वजह यह है कि इंसान के बहुत सारे काम होते हैं जो एक दूसरे के साथ कंपेटिबल नहीं होते। खुद एक आदमी के कई काम ऐसे होते हैं, कभी किसी स्टेज पे कोई काम किया, बाद में उस काम से इनहराफ किया। तो ये मसाइल तो ज़िंदगी के मसाइल हैं और जहाँ तक कि एक इंसानी टॉलरेंस और अंडरस्टैंडिंग का ताल्लुक़ है तो मेरे उन सारे लोगों से बड़े अच्छे मरासिम हैं जिनका ताल्लुक़ परवेज़ मुशर्रफ साहब से रहा है और जो तहरीक में शामिल हुए हैं। जैसे सब तहरीक इंसाफ की कश्मीर पॉलिसी क्या है? पिछले दिनों इमरान खान ने कश्मीर के हवाले से भारत में जो इंटरव्यू दिया उसमें उन्होंने ये कहा कि हम नहीं चाहते कि पाकिस्तान की जानिब से भी जो है वो दहशतगर्द वहाँ पे जाएं। तो
क्या कश्मीरी मुजाहिदीन को तहरीक इंसाफ दहशतगर्द समझती है? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। और जहाँ तक कि कश्मीर की पॉलिसी है, वो हमेशा से जिस तरह की एक कंसिस्टेंट पाकिस्तान की पॉलिसी रही है वो रही है। वो एक उसूली मौक़िफ़ है, उससे पाकिस्तान अगर हटना भी चाहे तो नहीं हट सकता है। और बुनियादी बात जो है वो ये है कि कश्मीर का फ़ैसला ख़ुद कश्मीरी आवाम करेंगे। जज साहब, बहुत शुक्रिया आपका। मुझे इस बात का इल्म है कि आपकी फ़्लाइट है, आपने निकलना है। नाज़रीन, जस्टिस साहब की गुफ्तगू आपने सुनी। टाइम कम था, उनकी फ़्लाइट थी, इस वजह से हम ज़्यादा तफसीलन उनसे बातचीत ना कर सके। बहरहाल जितनी गुफ्तगू हुई, उम्मीद है आपकी तशनगी दूर करने के लिए काफ़ी है। अपनी तन्हाइयों, अपनी महफ़िलों और अपनी दुआओं में हम सबको याद रखिएगा। अल्लाह।